आज से हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका सिलेबस है जिसमें कुल मिलाकर टोटल 15 टॉपिक आते हैं और इस 15 टॉपिक से एग्जाम में कुल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव, 30 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है और 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। तो आज हम लोग इस 15 टॉपिक में से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका त्रिकोणमिति। आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करने वाले हैं। अच्छा, इस टॉपिक से एग्जाम में 2025 की बात करें तो 2025 में कुल 45 से 50 नंबर के प्रश्न आए थे, जिसमें शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन थे। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। तो आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं आज त्रिकोणमिति का परिचय। अच्छा हाँ, जब लिखने के लिए बोला जाए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और बाद में इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूं कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो आप इसको यहां पे पढ़ सकते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। इसको नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति शब्द जो होता है वो अंग्रेजी के ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग यस यस लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है साउंड कम आए, मुझे माइक में बोलने की आदत नहीं है। एक सेकंड, मैं कमेंट चेक कर लेता हूं। ठीक है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आप यस लिख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, इसमें TRI, इसका मतलब होता है 3, और GON जिसका अर्थ होता है भुजा, और METRON जिसका अर्थ होता है मापना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं को मापते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं ये देख पा रहा हूं कि आप लोग यस यस लिख रहे हैं, मतलब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके बुक का ही एक स्क्रीनशॉट है। नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यहां पे ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। यहां पे तो आप लिख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और जो 2 अन्य कोण होते हैं
वो न्यूनकोण होते हैं, न्यूनकोण होते हैं। ये एक 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण है, और ये एक न्यूनकोण है जो कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री से कम। तो आप लिख सकते हैं इसको। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलना, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है समकोण त्रिभुज के गुणधर्म, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज है जो समकोण त्रिभुज के होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसको पढ़ें कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। जैसे पहला पॉइंट लिखा है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा ठीक 90 डिग्री का होता है, तो ये बात आप समझ चुके हैं। दूसरा, समकोण के सामने स्थित कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है, और इसके लिए ठीक, मैं आपको एक ब्लैंक पेज पर समझाता हूं ये क्या बोलना चाह रहा है। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये भुजा क्या है, 90 डिग्री है, और यह न्यूनकोण है, और ये भी क्या है, न्यूनकोण है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। और यह जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस स्टेटमेंट को भी आप लिख सकते हैं। मैं वापस उस स्लाइड पर चला जाता हूं। ये रहा, समकोण के सामने स्थित हमेशा कर्ण होता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद अन्य दो कोण हमेशा न्यूनकोण होते हैं और उनका योग 90 डिग्री का होता है। तीसरे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। अब यहां पर हम लोग को यह समझना है कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर कॉमा दे दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कॉमा नहीं है। इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यहाँ पे, और फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि समकोण त्रिभुज की भुजा हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग आगे भी देखेंगे कि यह प्रमेय होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक समकोण त्रिभुज में कोई भी अधिक कोण नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, अच्छा ये लिखने का नहीं ऑप्शन, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें तीनों कोण जो होता है या तो वो 90 डिग्री होगा, मैं एग्जांपल पे दे रहा हूं, यहाँ पे 30 डिग्री होगा और यहाँ पे 60 डिग्री। तो कोई भी कोण अधिक कोण नहीं होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि समकोण त्रिभुज में अधिक कोण की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 0। समकोण त्रिभुज में अधिक कोण होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, साइन और कोसाइन जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर आधारित होते हैं। इसका यह मतलब है कि हम लोग जो आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, वो साइन और कोसाइन वो त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज पे लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में लिख लें। आवाज नहीं आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट,
ये बात मैंने जस्ट बताया कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ही लिखा गया है और ये भुजाओं पे लिखा गया है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, शेष भुजाएं जो है वो ए बी है और बी सी है। कर्ण का नाम क्या दिया गया है, ए सी। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा वर्ग कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा है ए सी, तो उसका वर्ग। उसके बाद जो भुजा बच गया, मतलब ये भुजा लेना है एक बार ए सी, और उसके बाद एक भुजा लेना है बी सी, और फिर लास्टली ए बी का वर्ग। तो यही कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये होता है कि AC का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, इसी थ्योरम को हम लोग एक तरीके और से बोल सकते हैं, और वो होता है कर्ण, लंब और आधार के अनुसार। अच्छा, कर्ण तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा इजी होता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या आएगा, कर्ण आएगा। ये है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या आएगा, हमेशा कर्ण, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। शेष भुजाएं या तो लंब होती है या तो आधार होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में ना तो लंब फिक्स होता है ना ही आधार फिक्स होता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, समझिए। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं तो उस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री तो फिक्स हो गया, और उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं। शेष भुजाएं या तो आधार होंगी, या तो बेस होंगी, या तो परपेंडिकुलर होगी। मतलब या तो आधार होंगी या तो लंब होंगी। सेम बात, शेष भुजा या तो लंब होंगी या तो आधार। इसका मतलब होता है कि ना तो आधार फिक्स है और ना ही लंब फिक्स है। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि कौन आधार है कौन लंब है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूनकोण बना देते हैं। कहने का मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, H फॉर हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस, और हम लोग यहाँ पर एक न्यूनकोण बना देते हैं, इसका मान है थीटा। तो न्यूनकोण जिस भुजा से लगा होता है, ये भुजा से लगा हुआ है, तो वही कहलाता है आधार। न्यूनकोण जिस भुजा से लगा रहेगा उसे कहेंगे आधार, और न्यूनकोण के सामने की भुजा ये कहलाएगी परपेंडिकुलर, मतलब लंब। वैसे ही अगर मैं फिगर ऐसे बना दूं, फिर से वही बना दूं, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने हाइपोटेनस कर्ण। अगर मैं इस बार न्यूनकोण यहां बना दूं तो ये हो जाएगा आधार, क्योंकि न्यूनकोण जिस भुजा से लगा होता है उसे आधार कहते हैं, और न्यूनकोण के सामने की भुजा जस्ट अपोजिट वो होता है लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। अच्छा, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग का कमेंट है कि आवाज नहीं आ रहा है माइक में। ठीक है, एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आ रहा है तो कितना धीमे आ रहा है। अच्छा, वीडियो फंस रहा है, ठीक है, इंटरनेट का इशू होगा आप लोग का। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि त्रिकोणमिति, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, और एग्जाम में टोटल 45 से 50 क्वेश्चन आते हैं। सवाल ये उठता है कि एग्जाम में तो 100 ही नंबर आता है,
और उसमें हाफ 45 से 50 मार्क्स इसी में आ जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 200 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, और उस 200 क्वेश्चन में 45 से 50 नंबर के त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि इसी का एक पार्ट है, एक्सरसाइज 9 हाइट एंड डिस्टेंस, उसका भी क्वेश्चन आता है, अलग से नहीं है वो टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोनों मिलाकर आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 40 से 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद मैंने ये बताया कि त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होता है वो अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीन, GON जिसका अर्थ होता है भुजा, और मैट्रॉन METRON जिसका अर्थ होता है माप, मतलब तीन भुजा की माप। अब वो तीन भुजा, तो वही तीन भुजा मैं समझा रहा था, कर्ण, आधार और लंब। इसके बाद मैंने ये बताया कि ये समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, ये टॉपिक 9th में है, 9th के सिलेबस में मैंने पढ़ाया है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात किए, और ये समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी क्या कहते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण हमेशा ठीक 90 डिग्री का होता है, जो कि आपने देखा। समकोण के सामने स्थित कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है। इसके लिए मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे लंबी भुजा किसे कहते हैं, तो वो होता है कर्ण। इसके बाद अन्य दो कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं और उनका योग 90 डिग्री का होता है। मतलब अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं तो एक कोण तो 90 हो जाएगा, और दो जो न्यून कोण होते हैं उन दोनों को योग करने पर, मतलब जोड़ने पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये 90 और ये 90 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। और ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर मैं इसको पिक्चर से समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होगी, देख के भी लगेगा, ये कर्ण होता है। और कर्ण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है। 90 डिग्री यहां बना हुआ है, इसके सामने का कोण वो कहलाता है कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण का स्क्वायर, अच्छा कर्ण भुजा का नाम क्या है, तो ए से लेकर सी तक, मतलब अगर हम ए से लेकर सी तक मेजरमेंट करेंगे तो वो भुजा आएगी कर्ण। तो ए सी का स्क्वायर शेष भुजा कौन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ए से लेकर बी तक AB, और बी से लेकर सी तक BC। AB का स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी थ्योरम को हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। उसके लिए आपको कर्ण, लंब और आधार के बारे में पता होना पड़ेगा कि कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं। और मैं यही समझा रहा था इससे पहले कि कर्ण किसे कहते हैं। यहां पे कर्ण वो होता है जो 90 डिग्री के सामने होता है। इसके बाद आप इसको बेस या परपेंडिकुलर कह सकते हैं, या इसको परपेंडिकुलर या बेस कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप न्यून कोण कहां देख रहे हैं। इसका मतलब है, तो जैसे मैं दिखाऊं फिर से वो स्लाइड, ये स्लाइड, कि अगर ये कर्ण है 90 डिग्री सामने और मैं न्यून कोण अगर यहाँ ऊपर में बना रहा हूं, तो न्यून कोण से लगा हुआ आधार ये रहा, और आधार के सामने होता है लंब। इसके बाद अगर मैं न्यून कोण यहां बना रहा हूं तो इससे लगा हुआ आधार और उसके सामने लंब। तो इस दोनों पिक्चर को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया कि कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और लंब किसे कहते हैं। अब इसके बाद आगे
यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कर्ण, आधार और लंब, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यून कोण बना दिया आधार के लिए, जस्टिफाई कर लिया, पहचान लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूला से अगर हमको बेस निकालना है, मतलब अगर आपको बेस निकालना है या परपेंडिकुलर निकालना है, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो पी स्क्वायर प्लस में है आरएचएस में, उसको उठाकर लिखे जाए एलएचएस में, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर यहाँ से पी स्क्वायर निकालना है, मतलब लंब निकालना है, तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या इसी में अगर हमको b का मान निकालना है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिमिलरली अगर हमको p निकालना है, तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा, इसमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं याद करना है, याद आपको यही रखना है हमेशा कि एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले से जब भी आपको कुछ निकालना है तो निकाल लीजिए, जैसे बी इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए, पी इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए। अब ये नहीं कि सारे फॉर्मूले रटे जा रहे हैं, ठीक है, ये बस बोर्ड पे लिख दिया हूं। अब नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है आपके सिलेबस का, अच्छा अभी तक मैंने जितना भी बताया वो आपके 9th का सिलेबस का हिस्सा था। जो 10th का सिलेबस में है वो है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, मतलब त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब ये क्या होते हैं, तो आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अच्छा, इसे पाइथागोरियन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, मतलब पाइथागोरियन त्रिकोणमेट्री आइडेंटिटीज भी कहते हैं। अब ये उस वैज्ञानिक का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है वो 6 होती है कुल, जिसमें आते हैं साइन, कोसाइन आइडेंटिटी, टेंजेंट सेकेंड आइडेंटिटी, कॉन्जेंट कॉसेंट आइडेंटिटीज। अब इसको ऐसे याद नहीं रखना है, ये तो बस मैंने लिख दिया है, इसका पूरा नाम है ये। आपको जब ये याद करना है तो उसको याद कैसे करिएगा, साइन के लिए याद करिएगा SIN, SIN। कोसाइन के लिए COS, कॉस, तो ये हो गया साइन और कॉस। टेंजेंट के लिए TAN और सेकेंड के लिए SEC। कॉर्जेंट के लिए COT, कॉट, और कॉस्केंट के लिए COS। मतलब आपको जो याद करना है वो शॉर्ट फॉर्म याद करना है, एग्जाम में कभी भी फुल फॉर्म नहीं आता है। तो आपको याद कैसे रखना है, याद रखना है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, और ये 6 का 6 इसी क्रम में याद रखिएगा। फिर से जाओ स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं, ऐसे भी आगे लिखा हुआ है टॉपिक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद कैसे करना है। ये जब भी याद करिएगा तो ऑर्डर में याद करिएगा, साइन थीटा, अच्छा ये थीटा क्या है, तो एंगल का मान है बात के लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन के सामने कॉसेक थीटा, कॉस के सामने सेक थीटा, और टेन के सामने कॉट थीटा। तो ये ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसको 2-3 बार बोलना है और ये याद हो जाएगा। इस ऑर्डर में याद करने से फायदा क्या होता है, जब आप आगे पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि साइन का जो इनवर्स होता है या जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, कॉस का जो इनवर्स होता है ये जो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा वो सेक होता है, और टेन का जो इनवर्स होता है ये जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो भी हम लोगों ने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट पढ़ा, उसका समकोण त्रिभुज में जो कर्ण, आधार, लंब है उसका क्या अनुपात है। तो जैसे साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है P/H। अच्छा, यहाँ पे P, B और H क्या है, तो P है परपेंडिकुलर, H है हाइपोटेनस और B है बेस। चूंकि पीछे भी कई बार मैंने दिखाया है, यहाँ पर H है कर्ण, हाइपोटेनस, B है आधार, बेस, और P है लंब। तो बार बार एक ही चीज को नहीं बोलूंगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है P/H।
कॉस थीटा होता है बी बाय एच, टेन थीटा होता है पी बाय बी। इसका मतलब ये होता है अगर हमको साइन थीटा निकालना है अनुपात में तो वो होता है लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। और इसका जस्ट उल्टा, चूंकि मैं जस्ट बताया कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये पी नीचे चला जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा, मतलब एच बाय पी। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है, मतलब बी नीचे जाएगा एच ऊपर जाएगा, एच बाय बी। टेन थीटा पी बाय बी होता है तो कॉट थीटा उसका इनवर्स होगा, पी बाय बी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूला है रेशियो का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा एक्सरसाइज 8.1 को बनाने में। अच्छा, इसको याद कैसे करना है, ये फॉर्मूला याद कैसे करना है, या तो आप डायरेक्ट रख लीजिए पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, और इसका जस्ट उल्टा एच बाय पी, एच बाय बी और बी बाय पी, जैसे मैंने रख लिया। या इसको याद कर सकते हैं आप ट्रिक से, और वो ट्रिक क्या है, हाँ, इसके लिए आपको वही ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। मैं एक बार ऑर्डर यहां पे भी लिख देता हूं रेड पेन से। ये है साइन, ये है साइन, ये है कॉस, और ये है टेन। इसके नीचे से अगर देखेंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट। ट्रिक क्या है, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल, मतलब एच से हरि, एस से हरि, बी से बोल। मान लीजिए एक पंडित है जिनका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, और वो क्या कर रहे हैं, हरि हरि बोल कह रहे हैं। तो इसको याद कर सकते हैं डायरेक्ट, पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय ए। मतलब अगर आपसे साइन थीटा पूछे, अगर साइन थीटा के बारे में बात करें तो हो जाएगा पी बाय एच, कॉस थीटा पूछे तो बी बाय एच, टेन थीटा पूछे तो पी बाय बी। वैसे ही अगर कॉसिक थीटा पूछे तो एच बाय पी, सेक थीटा पूछे तो एच बाय बी, और कॉट थीटा पूछे तो पी बाय बी। अच्छा, ये ट्रिक हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जिससे याद करना है। अब इंग्लिश में क्या कहता है ये ट्रिक, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब यही ट्रिक इंग्लिश में भी है, लाल कक्का। इसको हिंदी में यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखा हुआ है यहां पे, लाल कक्का, ठीक है। मतलब एल ए लाल, डबल के ए कक्का। एल से लंब हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा और के से कर्ण हो जाएगा। वैसे याद करना आपको भी, जैसे अगर हमको साइन थीटा याद करना है तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा हो जाएगा लंब बट्टे आधार। मतलब आपको वही ऑर्डर याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई कि हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का अनुपात कैसे निकालते हैं। एक सेकंड में, वेरी गुड। तो इसी ट्रिक से आपको याद करना है कि साइन थीटा का अनुपात, कॉस थीटा का अनुपात, सेक थीटा का अनुपात कैसे निकाला जाता है। मैं इसको एक पेज में समझाता हूं, अलग से पेज में, पहले तो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर आपने याद कर लिया तो कैसे याद किया, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, ऊपर से ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, नीचे से ऊपर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो यही ऑर्डर याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो ये रेशियो याद रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रिलेशंस, किसके, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के। और मैंने ये पहले ही समझा दिया कि साइन का इनवर्स क्या होता है,
कॉसेक होता है। इसका मतलब अगर साइन थीटा का इन्वर्स होता है साइन थीटा बाय 1, अगर इसको उलट दें तो 1 बाय साइन थीटा, इससे वो कहते हैं साइन थीटा का इन्वर्स। मतलब अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो अगर हम कॉस थीटा को इन्वर्स कर दे, मतलब कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाकर अगर उसको उलट दे ऐसे, तो इसका मान क्या होगा? तो साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है कॉसेक थीटा। कहने का मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमको साइन थीटा को लिखना है तो वो हो जाएगा इन्वर्स के फॉर्म में कॉसेक थीटा, क्योंकि वो कॉसेक का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। वैसे ही कॉसेक क्या होगा? साइन का इन्वर्स होगा। इसके बाद कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होगा? वो होगा सेक थीटा, और सेक थीटा का इन्वर्स क्या होगा? कॉस थीटा। सिमिलरली जो टेन थीटा है उसका इन्वर्स क्या होगा? 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा का इन्वर्स होता है 1 बाय टेन थीटा। तो ये भी फॉर्मूला है, आपको ये भी याद करना है। तो ये था रेसिप्रोकल रिलेशंस, साइन और उनके आइडेंटिटीज के बीच। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी याद कर लीजिएगा कि साइन बराबर होता है 1 बाय कॉसेक, कॉसेक बराबर होता है 1 बाय साइन, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा। बस आपको आधा पार्ट याद करना है, आधा उसका इन्वर्स होता है, मतलब आपको ये याद रखना है हमेशा। एक सेकेंड, आपको ये याद करना है। अगर आपने ये याद कर लिया तो कॉसेक का इन्वर्स साइन होगा, सेक थीटा का इन्वर्स कॉस होगा, और कॉट का इन्वर्स टेन होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट इसी से बनता है और फॉर्मूला, इसके लिए मैंने बीच में जगह भी छोड़ा है। और वो फॉर्मूला क्या है? अगर कॉसेक थीटा डिवाइड से उठकर इधर मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये बराबर होगा 1 के। सिमिलरली वही काम यहां भी करेंगे, साइन को खींचकर अगर डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम साइन को उसके इन्वर्स कॉसेक से गुना करते हैं तो 1 आता है। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं, इसको भी लिख लीजिए। इसके बाद ही लिखना है कि अगर साइन थीटा को उसके इन्वर्स कॉसेक थीटा से गुना किया जाए तो क्या आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली कॉस थीटा को उसके इन्वर्स सेक थीटा से गुना किया तो 1 आएगा। एंड लास्ट टेन थीटा को उसके इन्वर्स कॉट थीटा से गुना किया जाए तो 1 आएगा। इसको भी याद करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसी के आधार पर एक्सरसाइज है 8.1 और उसके क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन सी और कॉस सी निकालना है, मतलब साइन ए कॉस ए सबका मान निकालना है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा, दोनों में भी आएगा। इसको करते कैसे हैं? तो जो भी डेटा दिया हुआ है उसके आधार पर एक फिगर बना लेते हैं। तो एक फिगर बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या है? कोण बी समकोण है और AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है और आधार दिया है 7 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको रेशो निकालने के लिए बोले साइन कॉस टेन का, तो आपको आधार, लंब और कर्ण के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और कर्ण नहीं दिया हुआ है।
तो यहीं पे आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अगर हमें आधार दिया रहे, लंब दिया रहे, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या हम लोग को, ए सी। अच्छा, यहां पर ना तो आधार कहा है, ना तो लंब कहा, ना ही कर्ण कहा है, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का पहला यूज कर सकते हैं। अगर मैं देख लेता हूं, कमेंट देख लेता हूं। ठीक है, अच्छा ये फिगर समझ में नहीं आ रहा, फिगर दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड मैं इसको अलग से बनाता हूं, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा ठीक से। नोट बनाता हूं, इसमें बेहतर दिखेगा। आप लोग बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, मैं नाम ऐसे लिख देता हूं, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। तो जो ए बी का मान दिया वो दिया है 24 और जो आधार दिया वो दिया है 7 सेंटीमीटर, और ये बी समकोण बोला हुआ है। तो जो जो बात क्वेश्चन में दिया गया है उसको गिवन में लिख दीजिए। ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और साथ में कहा है कि एंगल बी जो है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। अच्छा, 90 डिग्री दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ कि 90 डिग्री के सामने जो सबसे बड़ी भुजा है वो है कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि इसी से आप लोग वो थ्योरम यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी कर्ण, आधार और लंब नहीं दिया है, मगर हाँ हम लोग कर्ण बता सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने, मगर आधार और लंब नहीं बता सकते क्योंकि न्यून कोण नहीं दिया। अगर ये कोण या ये कोण कोई दिया रहता तो न्यून कोण हम लोग को पता रहता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, AC का स्क्वायर जो होगा वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब जिसका इसका मान पता है उसका मान को बैठा लीजिए। जैसे AC का मान तो नहीं पता है, AC का स्क्वायर, AB का मान पता है 24 का स्क्वायर, और BC का मान पता है तो 7 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा अल्तमस शेख का कहना है कि सर समझ में नहीं आया, तो आप ये बताइए कि समझ में क्या नहीं आया। ठीक है, आप लोग आरसीबी कर रहे हैं, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए फिर आरसीबी का मैच भी देख लीजिएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो अगर ये स्क्वायर उस पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, और जोड़कर कितना आएगा 625। तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा 25। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा थी कर्ण, उसका मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने यहाँ पर कर्ण पहले से लिख दिया h का मान। अब हम लोग को बस ये पता करना होता है कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो इसके लिए क्वेश्चन में आपको न्यून कोण देगा, और न्यून कोण कैसे पहचानेंगे, जैसे पहला नंबर में दिया हुआ था कि आपको साइन A और कॉस A का मान निकालना है, मान लीजिए। तो ये जो एंगल A लिखा गया है वो है न्यून कोण, मतलब आपको कौन सा एंगल देखना है, एंगल A देखना है, मतलब यहां पर आपको एंगल बनाना है। इससे क्या होगा, एंगल A से लगा हुआ जो भुजा होगा वो होगा आधार। मतलब जब एंगल A के बारे में बात करेंगे तो आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा ये। और अगर ये आधार हो गया
बेस हो गया तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, मतलब परपेंडिकुलर। आपको ये जस्टिफाई करना है, हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर, आधार कितना है 24 सेंटीमीटर, लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, तभी आप साइन ए का मान और कॉस ए का मान निकाल सकते हैं। तो आपको याद होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कुछ देर पहले ही बताया था, वो होता है P/H। और एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है 7 सेंटीमीटर, या इसी को हम बोल सकते हैं भुजा BC। और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, वो होता है AC, सबसे बड़ी भुजा। तो P का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और जो AC है वो कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो आप जब साइन ए निकालेंगे तो वो क्या आएगा 7/25। वैसे ही जब कॉस ए निकालेंगे तो वो हो जाएगा B/H। अच्छा, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो P/H होता है, कॉस का B/H होता है। तो एंगल ए के लिए आधार क्या है, वो है भुजा AB, और जो कर्ण है वो है AC। तो AB का मान कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और AC का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर जो होता है वो रेशियो में कट जाता है। अगर आपको लिखने का मन है तो आप सेंटीमीटर लिखकर काट सकते हैं, रेशियो में कट जाता है, रेशियो का कोई यूनिट होता भी नहीं है। यहाँ भी वही काम कर सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखकर आप इसको काट सकते हैं, 7/25। तो एग्जाम में आपको यही पूछेगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने एग्जाम में क्वेश्चन भी लगाया था दिखाने के, एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि इसमें आगे एक और क्वेश्चन था। अच्छा, फिगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर राकेश का कहना है सर आंसर 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अच्छा, 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस होगा, आंसर तो क्वेश्चन का ये रहा। अच्छा, रिपीट क्या करना है ये बता दीजिए। आफिया जी का कहना है सर रिपीट कीजिए। पहले तो ये बता दीजिए कि आपको आधार, लंब और कर्ण समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये समझ में आ गया तो आगे समझाते हैं। पहले इसके लिए बोलिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर को, सर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो आते वापस क्वेश्चन पे। यही था क्वेश्चन। अच्छा, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आप बुक से भी इसको देख सकते हैं। अब दूसरा बात, साइन ए निकाल लिए, कॉस ए निकाल लिए, तो साइन सी और कॉस सी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आफिया कहना है कि सर साइन कॉस टेन समझ में आ गया, आधार कर्ण लंबी समझ में आ गया। चलिए आगे समझाते हैं। अभी तक हम लोग किया क्या बताता हूं मैं। हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो हम लोगों ने कर्ण निकाल लिया था, और कर्ण कितना आया था, वो आया था 25 सेंटीमीटर। अगर हम लोग को साइन सी निकालना है तो हम लोग को साइन का फॉर्मूला चाहिए होगा, कॉस सी निकालना है तो कॉस का फॉर्मूला चाहिए होगा। कौन सा फॉर्मूला, तो भुजा का अनुपात का फॉर्मूला। तो वो तो मैंने याद करवाया था कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो ये साइन का फॉर्मूला हो गया P/H, और इसका फॉर्मूला होता है B/H। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण पता होना चाहिए। तो हम लोग के पास कर्ण तो पता है मगर आधार और लंब नहीं पता है। क्यों, आपको न्यून कोण देखना होगा, बार बार बोल रहा हूँ न्यून कोण। और न्यून कोण कहाँ है, तो न्यून कोण एक यहाँ पर ये रहा और एक न्यून कोण ये रहा। तो ये देखिए क्वेश्चन में किस न्यून कोण के बारे में बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर न्यून कोण ए दिया हुआ है तो न्यून कोण ए के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर न्यून कोण सी दिया हुआ है तो न्यून कोण सी के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम लोग 2 नंबर के लिए फिगर बनाएंगे तो न्यून कोण क्या हो जाएगा, एंगल सी। तो न्यून कोण यहाँ बनाना पड़ेगा, एंगल सी, मतलब ये एंगल सी के बारे में बात कर रहा है। अब एंगल सी के बारे में जैसे बात कर रहा है
तो एंगल सी से लगा हुआ जो भुजा होता है, अच्छा एक भुजा तो ये लगा हुआ है और एक भुजा ये लगा हुआ है एंगल सी को बनाने में। एक भुजा के बारे में तो आप जान रहे कि वो कर्ण होता है, जो दूसरा भुजा होता है एंगल सी से लगा हुआ वही होता है आधार। तो आपको याद कैसे रखना है, आधार उसी भुजा को कहते हैं जो न्यूनकोण से लगा हुआ रहता है। तो आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आधार। अच्छा मैं बेस लिख देता हूं, बेस BAC। और इसके सामने जस्ट अपोजिट जो भुजा बच गया वो होता है लंब, परपेंडिकुलर। तब हम लोग को हाइपोटेनस भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार भी पता है और लंब भी पता है। तो हम लोग को साइन सी निकालना है, साइन सी का मान निकालना है, तो वो होता है P/H। और हम लोग को P का मान भी पता है, H का भी मान पता है। तो P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और H का मान कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। फिर से वही बात, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, रेशो निकाल रहे हैं 24/25। और अगर cos C का मान निकालना है तो हो जाएगा B/H। न्यूनकोण अभी तक फिक्स है, एंगल सी के बारे में बात कर रहा है, तो बेस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और H क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। फिर से सेंटीमीटर लेकर काट सकते हैं, 7/25। अच्छा इससे पहले जब साइन ए का मान निकाले थे और कॉस ए का मान निकाले थे, उसका मान क्या आया था, तो उसका मान आया था, अगर आपको ध्यान है तो इसका मान आया था 7/25 और इसका मान आया था 24/25। क्यों, क्योंकि न्यूनकोण चेंज हो रहा है। अगर न्यूनकोण चेंज हो जाएगा तो आधार और लंब बदल जाएगा, जिस न्यूनकोण के बारे में बात करेंगे उसी का आधार लिया जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आप लोग को ट्राई करना है सेम पैटर्न पे। आपको जो दिया है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊं एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक का ही है। यहां पर आपको फिगर दे दिया है, फिगर में यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अच्छा क्वेश्चन में 90 डिग्री बोला नहीं है, मगर आपको देख के समझ में आ जाएगा कौन सा 90 डिग्री है, इसलिए वो नहीं बोला है, फिगर बना के दे दिया है। तो ये 90 डिग्री है, एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, मतलब H। अब आपको बस ये देखना है कि आधार कौन बनेगा और लंब कौन बनेगा। तो यहां पर tan P में न्यूनकोण P है और cot R में न्यूनकोण R है। मतलब अगर हम tan P की बात करेंगे, अगर हमको tan P निकालना है, मतलब अगर tan P निकालना है, tan P निकालना है, तो न्यूनकोण कहाँ बनेगा, न्यूनकोण बनेगा यहाँ tan P के पास, मतलब एंगल P के बारे में बात कर रहा है। तो न्यूनकोण से जो भुजा लगेगी, एक भुजा ये लगेगी और एक भुजा ये लगेगी। तो एक भुजा तो हाइपोटेनस है, वो तो फिक्स होता है। जो दूसरी भुजा होती है न्यूनकोण से लगी हुई, वही होती है आधार, उसी को कहते हैं बेस। और जो बच गया एक भुजा, वो होता है लंब। पर यहां पे लंब तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको लंब निकालना पड़ेगा। क्योंकि आधार पता है, लंब पता है, तो हम लोग आधार पता है, कर्ण पता है, तो हम लोग लंब निकाल लेंगे। मतलब अगर PR का मान पता है, PQ का मान पता है, तो QR निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे। तो मैं एक बार QR फिर से निकाल देता हूं, फिर से वही काम करेंगे, गिवन लिखेंगे, फिगर में क्या दिया हुआ है, तो PR का मान दिया हुआ है। PR का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। इसके अलावा PQ का मान दिया हुआ है और वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बच क्या गया QR, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा है कौन सी, सबसे बड़ी भुजा है PR। तो PR का जो वर्ग होगा, PR का जो स्क्वायर होगा, वो PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब सबसे बड़ी भुजा PR का स्क्वायर करेंगे, उसको बराबर करेंगे PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर।
अब जिसका इसका मान दिया है उसका मान बैठा लेंगे। पी आर का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मान 12, तो 12 का स्क्वायर। और क्यू आर का मान नहीं दिया है तो क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। इसलिए मैंने कहा था कि अलग अलग फॉर्मूला नहीं याद रखना है। ये 12 का स्क्वायर इधर के घट जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। घटकर कितना आएगा, तो 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अगर क्यू आर का मान निकालना है तो स्क्वायर रूट को भेज देंगे, मतलब स्क्वायर को भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा। तो क्यू आर का मान क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इतना प्रोसेस करना पड़ेगा आपको क्यू आर निकालने के लिए। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। और जैसे ही हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई तो हम लोग त्रिभुज का अनुपात, मतलब जो साइन कॉस टेन का अनुपात है वो निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्यू आर का मान मैंने लिख दिया वहां पर। अब इसके आगे जो निकालना है वो देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोल रहा था। क्यू आर का मान निकाल लिए थे 5 सेंटीमीटर। अब जो निकालना है वो निकालना है 10p। तो 10p बराबर, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, साइन थीटा p बाय h, कॉस थीटा b बाय h, टेन थीटा p बाय b। तो जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है p बाय b। अच्छा, इसमें h का मान नहीं आता है क्योंकि टेन थीटा में h नहीं होता है, तो हमको p आइडेंटिफाई करना है और b आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि हम लोग बस h आइडेंटिफाई कर पाते हैं किससे, समकोण त्रिभुज से, जहाँ पे 90 बनता है उसके सामने। मगर आधार कौन बनेगा, लंब कौन बनेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए न्यून कोण देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यून कोण कौन है, वो है P। न्यून कोण यहाँ पर क्या है, P। तो न्यून कोण से लगा हुआ भुजा बन जाएगा आधार, मतलब ये भुजा बन जाएगा आधार, बेस। और जो बच गया वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो मान मिल गया। तो हम लोग P का मान कितना बैठाएंगे, यहाँ पर P का मान बैठाएंगे 5 सेंटीमीटर और B मतलब बेस का मान 12 सेंटीमीटर। रेशियो निकाल रहे तो यूनिट कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 5/12। तो मैं आप लोग को 1 मिनट का समय देता हूँ। आप लोग क्या करिए, मतलब सेम पिक्चर पर कॉट आर का मान निकालिए। क्योंकि 10p का मान तो मैंने निकाल दिया, आप लोग क्या करिए कॉट आर का मान निकालिए और कॉट आर का मान निकालकर कमेंट कीजिए। देखते कितने बच्चे निकालते हैं कॉट आर का मान। तो काफी समय लग रहा है बच्चों का आंसर देने में। ठीक है, अगर किसी के मन में होगा कि सर 10p का उल्टा कॉट होता है, मगर यहाँ पर एंगल बदल रहा है, यहाँ p से क्या हो रहा है, r हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10p का उल्टा कॉट r हो जाएगा। नहीं, आपको फिर से एक फिगर बनाना पड़ेगा। मैं इसी फिगर को फिर से यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा समझाने के लिए। तो ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ये है p, ये है q और ये है r। ऐसे बिना फिगर के भी हो जाएगा, मगर मैं फिगर बना देता हूँ। अब ये तो हाइपोटेनस फिक्स है। अब किस न्यून कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो r के बारे में। आपको न्यून कोण यहाँ बनाना पड़ेगा और जिस भुजा से न्यून कोण लगा होता है
वही भुजा कहलाता है आधार। तो इस बार आधार बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे पहले आधार क्या था? इससे पहले आधार था 12 सेंटीमीटर और अब आधार क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो अगर न्यूनकोण बदल जाता है, मतलब P से R हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? जो आधार होगा वो 12 से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार कितना आ जाएगा? आधार आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और जो भुजा बच जाएगी वो हो जाएगी लंब। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, कॉट का फॉर्मूला उल्टा होता है, B/P। मगर इस बार B का मान जो होगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और P का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर से ये कट जाएगा तो 5/12। अच्छा, दोनों का आंसर सेम आ गया, क्योंकि दोनों अलग अलग न्यूनकोण के बारे में बात कर रहा था। निकालना क्या था हम लोग को? हम लोग को निकालना था tan P माइनस cot R। tan P का मान कितना है? 5/12 और cot P का मान, cot R का मान कितना है? 5/12। सेम में से सेम जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0। कटा मत दीजिएगा, कटाया नहीं जाता है, मतलब घट कर क्या आ गया? 0। ठीक है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं 12/5। 12/5 कैसे आएगा? आप लोग आंसर बता रहे हैं 0, और पीयू अग्रवाल का कहना है कि जो cot R आएगा वो 12/5 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप cot R निकाल रहे हैं तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा। फिर से P Q R की बात करें तो न्यूनकोण कौन सा है? R है। तो आधार हो जाएगा ये वाला और लंब हो जाएगा ये वाला। ये मत सोचिएगा कि मान जो होगा वो 12 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस आधार और लंब बदलता है। इसको समझाते हैं अलग फिगर से, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड सर, आंसर 000 आएगा। cot R का मान 12/5, cot R का मान 12/5 तो नहीं आएगा। ठीक है, एक बार मैं समझाता हूं कि आधार और लंब इंटरचेंज कैसे करता है डेटा से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। समझ, मान लीजिए ये था 5 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर, ये था 12 सेंटीमीटर और ये था 13 सेंटीमीटर, और ये था P Q R। अगर मैं इस त्रिभुज को रोटेट कर दूं तो कहने का मतलब ऐसा, तो जो लंब भुजा थी वो नीचे आ गई, मतलब, और ये 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा लंब, और जो पहले लंब था वो बन गया आधार। तो ऐसे ही क्या होता है, ट्रायंगल रोटेट कर सकता है तो उसका आधार और लंब हमेशा क्या होता है? इंटरचेंज करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी के पास कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, मैं नेक्स्ट क्लास में इन बचे हुए क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8.1 में जितना भी क्वेश्चन है उनको करवाऊंगा। मगर आप लोग घर में एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और जितना भी मैंने पढ़ाया आज उसको एक बार रिवाइज करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो वो डाउट आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।